आप सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक स्पेशल सेशन में, जहां पर आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। अलग इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को चिंता थी कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वह प्री कम मेंस पढ़ा रहे हैं, आपका जो अप्रोच होता है वो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, फिर प्रीलिम्स कैसे होगा। तो मैं आपसे बार बार कहता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जिद थी सर कुछ ऐसा बता दीजिए जो सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो देखो, पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि यूपीएससी सीएससी या स्टेट पीसीएस अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो यह अप्रोच बहुत ही गलत है कि आप प्रीलिम्स को अलग से पढ़ें, मेंस को अलग से पढ़ें। एक ही साथ दोनों को पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्री कम मेंस ही पढ़ना है। एक ही चीज है तो उसको दोनों ही नजरिए से आपको एक साथ पढ़ना है। फिर प्रश्न आएगा कि फिर मैं इस सीरीज को क्यों लेकर आया हूं। इसका आंसर यह है कि यहां पर मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूं यह मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट उन क्लासेस को देख चुके हैं, अब उनका जो मेंस का नजरिया है वो विकसित हो चुका है। अब वह आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर डीप एनालिसिस कर सकते हैं। बस अब मुझे क्या करना है कि उनको कुछ ऐसी चीजें दे देनी है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हैं। अर्थात मैं यहां पर जो डिस्कशन करूंगा वह पूरी तरह से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आपने वो क्लास देख ली है। अगर नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन क्लासेस के साथ ही इस क्लास को देखिएगा, तभी आप अपनी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर मैं तेजी के साथ फैक्ट को कवर करवाऊंगा। जब तेजी से मैं फैक्ट को कवर करवाऊंगा, स्वाभाविक है मैं यहां पर समझाने का काम उतना नहीं करूंगा, या फिर उसका जो डीप एनालिसिस है मैं यहां पर नहीं करूंगा। और इससे क्या होगा, अगर आपने जो इंडियन ज्योग्राफी की हमारी क्लास हुई है जिसमें हम लोगों ने लगभग 70 घंटे बात किया है, अगर उस पर आप काम नहीं करेंगे, उस पर आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे, तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों के कहना होता है कि सर पहले प्रीलिम्स तो निकले। देखो बच्चे, जब आप मेहनत कर रहे हो तो प्रीलिम्स तो निकलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका प्रीलिम्स ना निकले, निकलेगा ही। लेकिन आप ये तैयारी बिल्कुल मत करना कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। यह बहुत ही खतरनाक अप्रोच है, यह आपको बर्बाद कर देगी। तो अगर आप इस क्लास में बने रहना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो आप उस क्लास को, जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, जिसमें हमने प्री कम मेंस पढ़ाया हुआ है। वहां पर हर पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में हमने समझाने का प्रयास किया है। यहां पर जो हमारा पूरा प्रयास होगा वह सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा कंटेंट देना है जिसको एग्जाम से पहले आप कुछ घंटों में कंप्लीट कर लें। क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने वह प्लेलिस्ट जो इस चैनल पर उपलब्ध है इंडियन ज्योग्राफी की प्री कम मेंस, उसको देख लिया होगा। और जब देख लिया होगा तो सिर्फ अब आपको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि फैक्ट हम आसानी से बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो जब फैक्ट हम जल्दी से भूल जाते हैं तो उसका रिवीजन करने के लिए आप इस क्लास का सहारा लेंगे। तो चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। नोट्स मत बनाइएगा, इसका नोट्स नहीं बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे फिर समय लगेगा। नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स हम देंगे बस आपको क्लास में पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि मैं तेजी के साथ फैक्ट यहां पर रखूंगा, समझाने का प्रयास कम होगा। और वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि कोई अगर पहले से ज्योग्राफी पर अपनी कमांड रखता है और उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस क्लास से उसको मिल जाए। ठीक है, चल। तो हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पर, है ना। और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने देश की लोकेशन को देखें। यह हमारा देश है और यह हमारे पास वर्ल्ड का मैप है। यहां पर एक रेखा को देखिए, यहां पर इस रेखा को देखिए। यह जो लाइन है यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यह जो लाइन है, इन सब लाइनों का रोल है इसलिए मैं बता रहा हूं, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक और रेखा को हम यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं और यह रेखा है आपकी कर्क रेखा। जैसा कि आपको पता है कर्क रेखा हमारे देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती। एक और रेखा यहां पर हालांकि है नहीं, अगर मैं यहां पर खींच दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक, ये देखिए, ये जो रेखा है ये 40 डिग्री अक्षांश रेखा, 40 डिग्री अक्षांश रेखा जो हमारे देश के उत्तरी हिस्से से, हमारा जो देश है उसके उत्तर से यह रेखा जाती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा इंडियन ओशन है। ये सभी चीजें इसलिए बता दी ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें। अभी मैं जब जोड़ूंगा, जैसे मैं कहूंगा कि हमारा जो देश है
वह एशिया कॉन्टिनेंट में। आप बचपन से सुनते आए हैं, आपको पता चल जाए। लेकिन जब मैं कहूंगा कि हमारा देश उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तब आपको कुछ दिक्कत हो सकती थी, जो अब नहीं होगी। ये देखिए, यह है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से उत्तर का जो पूरा भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर से उत्तर का जो पूरा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूरब का जितना भाग है, ये जो पूरा भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो देश है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यहां से क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, हम जब अपने देश की बात कर रहे हैं तो हमारे यहां पर जो नया मैप है इसको देख लीजिए। यहां पर हमें देखना है लद्दाख, इधर देख लीजिए जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल, इधर जो है कि पंजाब। और ध्यान दीजिएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में आपको हरियाणा वाला क्षेत्र दिखा मिलेगा। यहां पर ये जितनी चीजें बता रहा हूं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हरियाणा, अब हरियाणा के बाद देखते हुए उत्तराखंड आ जाइए। यहां पर देख लीजिए आप जो है कि दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, यहां पर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आएंगे। तो पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये सिक्किम से लगता है। फिर यहां से होते हुए आप असम, और असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और फिर यहां पर अब मेघालय होते हुए फिर से हम पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। और पश्चिम बंगाल होकर हम यहां पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को देखेंगे। यहां पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश है। फिर इधर की ओर आएंगे राजस्थान, गुजरात देखेंगे। फिर हम यहां पर महाराष्ट्र देख लीजिए, यहां पर जो है कि तेलंगाना देख लीजिए, यहां पर आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, और यहां पर तमिलनाडु देख लीजिए, यहां पर केरला देख लीजिए। अब यहां पर आप जो है पांडिचेरी देख सकते हैं। इधर आप आएंगे तो दमन दीव और दादर नगर हवेली देख सकते हैं। इधर की ओर आएंगे तो हम अंडमान निकोबार देख लेंगे, और ये आपका लक्षद्वीप है। ये हमने इसलिए बताया ताकि आप इस टॉपिक से अपने देश से थोड़ा थोड़ा सा जुड़ने लगे, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी ही डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं सामान्य जानकारी पर। देखिए, मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं, यहां पर मेरा अप्रोच जो है वो फैक्ट देना है, तो समझाने का प्रयास मैं कम करूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरे विषय में राय नहीं बना लेनी है कि सर तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। सर की गहराई देखनी है तो इसी चैनल पर जो इंडियन ज्योग्राफी और अन्य ज्योग्राफी जो कंप्लीट हो चुकी है प्री कम मेंस, उसको देखिएगा। यह सीरीज का नाम ही है प्रीलिम्स स्पेशल, इसलिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को तेजी के साथ डिलीवर करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इस प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप इसका रिवीजन कर सके। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चले, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजर रही है। ये जो कर्क रेखा है, ये भारत को दो भागों में उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में डिवाइड करती है। आपको ये देखिए, ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी, और ये रहा इक्वेटर, ये रहा कर्क रेखा, ये रहा मकर रेखा। तो इसके बीच के पूरे क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब यहां पर ये जो कर्क रेखा है, इसके दक्षिण का जो पूरा भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे भाग को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय भारत का क्षेत्र। और यह जो क्षेत्र है, यह इसको हम बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो हिमालय क्षेत्र जो ठंडा क्षेत्र है, यहां की जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडी है। आप देखेंगे तो हमेशा यहां पर ठंडी पड़ती है। आप कहेंगे सर हमेशा ठंडी पड़ती है, हाँ, ऊंचाई पर जाएंगे तो बर्फ जो मिलता है वो ठंडे का प्रतीक है ना। तो खासकर आप जो है कि मध्य वाला यह जो भाग है यहां तक का, यहां देखेंगे तो काफी ठंडा आपको क्लाइमेट मिलता है। और हिमालय की ऊंचाई वाले भागों पर आपको शीत जलवायु मिलती है। अब यहां से ही आपका एक जो है कि क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो कर्क रेखा है वो भारत को किन भागों में डिवाइड करती है? दो भागों में, उष्ण और उपोष्ण। और क्या यही दो क्लाइमेट पाई जाती है भारत में? नहीं, आप कहिएगा कि भारत की जो क्लाइमेट है इसमें विविधता है, क्योंकि हिमालय का जो ऊंचा वाला भाग है जहां पर बर्फ जमा रहता है, वहां पर शीत क्लाइमेट पाई जाती है। ये जो कर्क रेखा हम देख रहे हैं, ये जो हम कर्क रेखा देख रहे हैं, ये भारत के 8 राज्यों से, और 8 कौन से राज्यों से? गुजरात, ठीक है, राजस्थान। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के एक छोटे से हिस्से से होकर ये जाती है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश काफी ज्यादा लंबाई में, सबसे ज्यादा लंबाई में आपको यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां पर अगर आप देखें तो त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जा रही? सिर्फ 2 राज्यों से होकर जा रही। कर्क रेखा की भारत में जो लंबाई है लगभग 2678 किलोमीटर है। लगभग में इसलिए लिखा है, कई जगहों पर हो सकता है ये 79 हो या फिर 77 हो, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इस तरह का जो है कि प्रश्न नहीं पूछता है कि 77 है या 78 है, ऐसा कुछ भी नहीं देगा। कर्क रेखा को जो माही नदी है वह 2 बार ये जो है कि काटती है। तो यहां पर देखेंगे माही नदी, अब आपको पता होना चाहिए कहां से निकलती है और कहां पर जाती है। तो माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एक बार यह मध्य प्रदेश में व एक बार यह गुजरात में किसको? कर्क रेखा को काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, एक बार जो है कि गुजरात में
और एक बार मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान और उसके बाद गुजरात में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर जो है कि राजस्थान, और राजस्थान से फिर जो है कि गुजरात की ओर, और इस क्रम में ये क्या करती है, जब मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर जाएगी तब एक बार जो है कि कर्क रेखा को काटेगी, और फिर इसके बाद जब दक्षिण की ओर गुजरात की ओर आएगी फिर एक बार यह काटेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो हमारा जो देश का सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको दिखाया गया है, यह हमारा जो दक्षिणी पॉइंट है इसको दिखाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है कि जब हमसे पूछा जाता है कि हमारे देश का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार क्या है, तो कई बार हम सिर्फ इसको बताते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट पर जो हमारा देश का उत्तरी भाग है उसका नाम है इंदिराकोल, और यहां पर जो भाग है 8 डिग्री 4 मिनट पर एक जो कन्याकुमारी है इसको बता दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे हमारे देश का दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी भाग वाला भाग है ना, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, ये हमारे देश का जो है कि दक्षिणतम हिस्सा, और ये जो दक्षिणतम हिस्सा है ये कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर हमें देखने को मिलेगा। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, और हमारा जो, और इसको मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो हमारा जो देश है वह इस तरह से ऐसे है। इसका मतलब है कि इक्वेटर से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारा जो देश का दक्षिणतम भाग है इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। अब मैंने इसके लिए शब्द यूज किया दक्षिणतम पॉइंट देश का, और उसको मैं किसको बता रहा हूं, इंदिरा पॉइंट। किसको बता रहा हूं, इंदिरा पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट हमारे देश का दक्षिणतम हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य स्थलीय भाग का नहीं है बल्कि द्वीपीय हिस्सा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्लियर कर दीजिएगा कि देखो भाई, अगर आप स्थल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो ये कन्याकुमारी होगा, और अगर मुझसे आप पूछो कि देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहिएगा अंडमान निकोबार का जो विस्तार है वह मुख्य स्थलीय भाग के दक्षिण की ओर है, और इसी के सबसे दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें इंदिरा पॉइंट मिलेगा, जिसका अक्षांशीय जो विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि इस 8 डिग्री जो कि कन्याकुमारी का है 8 डिग्री 4 मिनट से 2 डिग्री और दक्षिण की ओर है। तो मेरे हिसाब से हमारे देश का जो दक्षिणतम भाग होगा वह यह होगा। ये क्यों होगा, मैं जो मैंने बताया ना, ये पूरी क्लासेस में करवा चुका हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है फैक्ट को डिस्कस करना। ठीक है, तो और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर यह हमारे देश का दक्षिणतम भाग बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह जो हमारा गुजरात का दक्षिणी भाग है जिसका नाम है गौरमाता, या जो है कि या इसको गुहारमोती बोलते हैं, यहां पर जब गौरमाता गुहारमोती दोनों शब्द चलते हैं, तो यहां पर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पर यह एक बिंदु है, और यहां पर एक और पॉइंट है वह है 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों किस में आएंगे, पूर्वी गोलार्ध में आएंगे। क्यों पूर्वी गोलार्ध में, हमने कहा यह रहा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे इधर का जो पूरा भाग है ये पूरा है आपका पूर्वी गोलार्ध, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर आएंगे तो देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूर्व और पश्चिम का विस्तार दिखाई देगा। पूर्व और पश्चिम का इस विस्तार को अगर हम किलोमीटर में देखें तो 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहीं हम जो है कि इंदिरा कॉल से लेकर यहां पर कन्याकुमारी तक का विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर का हमें यह क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। अब अगर हम केवल स्थलीय भागों को ले लें तो यह हमारा जो टोटल एरिया आता है यह आता है 32,87,263 किलोमीटर 263 वर्ग किलोमीटर। और जैसा कि हमने कहा यह कर्क रेखा है जो कि हमारे देश को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर रही है, और यहां पर 8 राज्यों से यह रेखा गुजर रही है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी मैप में एक और इंफॉर्मेशन है, ये देखिए हमारा तटीय क्षेत्र है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे यहां पर ये गुजरात, इधर आएंगे तो गुजरात के बाद यहां पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर यहां पर कर्नाटका, यहां पर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए ये हमारे तटीय क्षेत्र मिलेंगे। इसी में पांडिचेरी वाला भी क्षेत्र मिलेगा। तो यहां से ये हमारा जो जलीय क्षेत्र है टच करता है। तो अगर हम समुद्र तट की जो लंबाई है टोटल जोड़ लें तो वह है 7517 किलोमीटर। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि जो मुख्य तटीय भूमि है, मुख्य मतलब ये वाला, ये जो देखिए हमारा स्थल का मुख्य विस्तार है, मुख्य स्थलीय भाग है, इसका अगर हमें तटीय विस्तार पूछा जाए तो 6200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें हम अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है इसको भी जोड़ दें, द्वीपीय क्षेत्र भी जोड़ दें, तो हमारा जो तटीय सीमा का विस्तार हो जाता है वह 7516 या 17 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या यहां तक हम क्लियर कर पाए, क्या यहां तक क्लियर कर पाए, यहां तक प्लीज बताइए। देखो तेजी से हमें बढ़ना है, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ूंगा, है ना, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ूंगा, सब फैक्ट बताऊंगा, और इन फैक्ट्स को बहुत कम समय में बता दूंगा। तो तेजी के साथ ये पूरा जो हमारा क्लास है ना कुछ ही घंटों में कम देखिए कंप्लीट हो जाएगा। फिल्म से पहले कुछ नहीं करना, इस क्लास को लगाकर सुनना चालू कर देना, फिर बस देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको।
हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन ज्योग्राफी हमने डिटेल वाली पढ़ाई है उसको पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ेंगे तभी आपको ज्यादा लाभ मिल पाएगा। ठीक है, ओके, यहां पर ठीक 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 ठीक। अब देखें, तो हमने कहा कि यहां पर तटीय क्षेत्र में पता चल गया, लेकिन क्या हमारा जो देश है वो कई राज्यों कई देशों के साथ जो है कि अपनी बाउंड्री को साझा करता है? आप कहेंगे बिल्कुल साझा करता है। यहां पर देख सकते हैं हमारी जो बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ हम साझा करते हैं। यहां पर आएंगे तो एक छोटा सा भाग हमें अफगानिस्तान से हमारे देश का लगा हुआ मिलेगा। इधर की ओर आएंगे तो चाइना के साथ, फिर यहां पर आएंगे तो हम नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। इधर की ओर आएंगे तो हम भूटान के साथ, इधर की ओर आएंगे तो म्यांमार के साथ, इधर की ओर आएंगे तो हम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो अगर हमसे जमीनी सीमा की लंबाई पूछ लिया जाए तो ये 15,200 किलोमीटर हमें ये जमीनी सीमा का लंबाई हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा को ही दिखाते हुए मैंने बहुत सी चीजें आपको और बता दी। देखिएगा जितने फैक्ट होंगे सब आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा वो वाला फैक्ट नहीं आया, वो वाला नहीं, सब आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान करना। तो हम लोग बात कर रहे थे कर्क रेखा पर, तो हमने देखिए कर्क रेखा को आपको बताया कि यह रेखा है। तो कर्क रेखा पर जो सूर्य है वह 21 जून को क्या होता है? लंबवत होता है। अब प्रश्न आएगा कि 21 जून को ये पहुंचता कैसे है, सूर्य यहां पर पहुंचता कैसे? मान लेते हैं फिर से हमारी पृथ्वी है और यह बीच से रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, जो है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब क्या होता है कि जो सूर्य है, मान लो सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर, और यहां से सूर्य की किरणें ऐसे निकल रही, ऐसे सूर्य की किरणें निकल रही, तो यहां पर क्या होता है, कहा जाता है कि लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लेकिन आपको भी पता है ना, पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, दो तरह से घूम रही है। एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ऐसे में क्या होता है, पृथ्वी का कभी कोई हिस्सा सूर्य के सामने होता है, कभी कोई हिस्सा। तो अगर इस स्थिति को समझें तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वह बिल्कुल एकदम सीधी, जैसे आप लेते हैं ना, आज देखेंगे बहुत से बच्चों के पास आजकल लेजर लाइट होती है, उस लेजर लाइट को ऐसे निकालते अगर चलाते हैं तो एक पॉइंट बिल्कुल सीधा बनता है जहां पर भी वो डालना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से एकदम सूर्य की बिल्कुल ऊर्ध्वाधर एकदम लंबवत किरणें यहां पर कब पड़ती है? 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद 22 मार्च, 23 मार्च, इस तरह से धीरे धीरे सूर्य की किरणें किधर होती हैं? यह कर्क रेखा की ओर लंबवत होने लगती हैं, क्योंकि सूर्य के सामने यह वाला भाग इस समय तक आ चुका होता है। 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य जो पृथ्वी का यह वाला भाग है, उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है, यह सूर्य के सामने आता है, और धीरे धीरे करते करते 21 जून को सूर्य की किरणें कहां होती हैं? यहां पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे सूर्य की किरणें वापस लौटेंगी और 23 सितंबर को यहां पर आ जाएंगे। 23 सितंबर के बाद इसको क्रॉस करके वह दक्षिण की ओर आएंगे और दक्षिण की ओर आकर यहां पर आ जाएंगे, और यह जो रेखा है मकर रेखा, यहां पर कब पहुंचेंगी? तो यहां पर पहुंचेंगी 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को यह जो है कि मकर रेखा को टच करके फिर से क्या हो जाएंगे? इधर की ओर आएंगे, 21 मार्च को फिर यहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से सूर्य की किरणें क्या होती हैं, यहां से लेकर यहां तक क्या करती हैं? लंबवत पड़ती हैं। अब प्रश्न आएगा ऐसा क्यों है? क्यों? इसके पीछे का कारण यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, अर्थात पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो सूर्य की किरणें हमेशा यहीं पर लंबवत पड़ती, लेकिन क्या है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही हमारे जो पृथ्वी की पर सूर्य की किरणें हैं वह 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री तक लंबवत होती हैं। आपसे कोई पूछ सकता है ना कि भाई ये कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर ही क्यों है? तो आप बताइएगा क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री ही झुकी है, और इसी स्थान को बताने के लिए जब 23.5 डिग्री झुकी है तो इसके झुकाव के कारण इस पर जो सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो 23.5 डिग्री, तो यही वह स्थान है कर्क रेखा जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। इसके आगे कोई भी पृथ्वी का ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ जाए। ठीक इसी तरह से यह मकर रेखा के दक्षिण में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ जाए। इसका मतलब है ये जो हम लोगों ने मैप देखा इसको देखिए, तो कर्क रेखा से उत्तर की ओर कोई ऐसा भाग नहीं होगा पृथ्वी का जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ जाएं। सबसे ज्यादा लंबवत पड़ेंगी तो कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर पड़ेंगे तो मकर रेखा। क्यों? क्योंकि जो 23.5 डिग्री पर ये रेखाएं खींची गई हैं ये दरअसल पृथ्वी का झुकाव है, और जितनी पृथ्वी झुकी हुई है उसी हिसाब से सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेंगी, लेकिन वह सूर्य की किरणें ये 21 मार्च के बाद से ही क्या होती हैं? उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं और जब यह 21 जून को यहां पर आएंगे तो सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ रही हैं, हमारे देश में क्या होगा? यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट और यहां पर है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है,
हम लोग दक्षिणी क्षेत्र देखा, तो जब सूर्य की किरणें 21 मार्च के बाद चलना चालू करेंगे तो क्या तुरंत आ जाएंगे? नहीं, कुछ समय बाद यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें हमारे स्थलीय भाग पर लंबवत होना चालू होंगी, हमारे यहां पर क्या होगा? गर्मी बढ़ने लगेगी। क्यों गर्मी बढ़ने लगेगी? क्योंकि इन्हीं सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है, और इन्हीं किरणों में क्या है? हीट भी है। जो सूर्य की किरणें आती हैं, इसी में प्रकाश भी है, इसी में उष्मा भी है, और लाइट और हीट, यही तो हमें चाहिए होता है, इसी से तो गर्मी पड़ती है। और 21 जून तक ये यहां पर आ जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर देखा जाए तो 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर आई और यहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए थी, उसके बाद गर्मी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हम कहते हैं कि गर्मी, ये गर्मी होती किसकी है? ये गर्मी होती है वायु की। और वायु में गर्मी कब होती है? जब वायु में क्या होती है? नमी होती है। ध्यान दीजिएगा, 21 जून तक आते आते यहां पर खूब ज्यादा बाष्पीकरण होने लगा था, और जितना ज्यादा वाष्प हमारे वायुमंडल में जाएगा उतनी ही गर्मी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो गर्मी हमारे यहां पड़ती है वो कब पड़ती है? सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है जुलाई माह में। और जुलाई माह में क्यों? अब तो सूर्य की किरणें 21 जून के बाद सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर आने लगी होंगे, और जुलाई तक आते आते तो काफी दक्षिण में आ चुके होंगे। फिर आखिर जुलाई में गर्मी क्यों? इसके पीछे का कारण यह है कि जब ये सूर्य की किरणें इधर से जा रही थी तो इन्होंने खूब बाष्पीकरण किया और वाष्प की मात्रा को बढ़ाने लगे, और जब लौट भी रही हैं तब भी ये बाष्पीकरण कर रही हैं, तो जुलाई तक आते आते हमारे वायुमंडल में खूब होता है वाष्प। और जो वाष्प होता है, जो नमी होता है ना, ये क्या करता है? ऊष्मा अर्थात हीट को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है। और जुलाई माह तक आते आते हमारे वायुमंडल में नमी खूब होती है, और ये नमी हीट को रोक कर बैठी हुई है। हीट को रोक कर मतलब कि कोई ऐसी चीज आपको उड़ा दिया जाए, आपको उससे कवर कर दिया जाए जो हीट को रोक कर रखे। जैसे आप गर्म ठंडी में क्या करते हो? ऊन वाले कपड़े। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती, वो रोक कर रखती है, आपको गर्मी लगता है। ठीक इसी तरह से इस समय तक आते आते खूब क्या हो चुका होता है? गर्मी पड़ चुकी होती है, खूब वाष्प हो चुका होता है, और यही जो वाष्प है ये वायुमंडल की गर्मी को बढ़ा देता है, और यही गर्मी हमें महसूस होती है। दूसरी बात, यह जो 21 जून पर जो सूर्य की किरणें यहां पर पड़ती हैं, तो यहां का जो स्थलीय भाग है यह गर्म हो जाता है, और जब स्थलीय भाग गर्म हो गया और उसको अब वायु भी जब वहां की गर्म हो गई, तो होता क्या? दिन के समय जब यहां पर सूर्य की किरणें आती हैं, स्थलीय भाग गर्म हो गया, और जब अपना हीट, जब वह पृथ्वी दिन में खूब गर्म हो गई, जब अपनी हीट को वह अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करती है, तो ये जो वाष्प है जो कि वायुमंडल में पहले की तुलना में ज्यादा हो चुका है, इस वाष्प, इस हीट को यह वाष्प बाहर नहीं जाने देता, और वायुमंडल हमारा गर्म रहने लगता है, और यही गर्मी बढ़ती चली जाती। 21 जून के समय मैदानी क्षेत्र व मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक गर्म हो जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? स्थलीय विशेषता के कारण होता है। अब स्थलीय विशेषता का क्या मतलब है? आप देखेंगे तो जून और जुलाई में गर्मी कहां ज्यादा पड़ती है? मुंबई में ज्यादा पड़ेगी क्या? चेन्नई में ज्यादा पड़ेगी क्या? यहां पर कोच्चि में ज्यादा पड़ेगी क्या? नहीं। कहां पड़ेगी? जहां पर स्थलीय प्रभाव। स्थल की विशेषता ये होती है गर्मी में खूब गर्म, ठंडी में कम, ठंडी में खूब ठंडा। वहीं जो जल से लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर क्या है? समुद्र का प्रभाव रहता है, और समुद्र के प्रभाव की वजह से टेंपरेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। जैसे यहां पर मुंबई का टेंपरेचर लगभग आपको 8 से 10 डिग्री का फ्लक्चुएशन दिखेगा, लेकिन दिल्ली के टेंपरेचर को अगर आप देखें, ये क्या? स्थल का भाग है, और स्थल की विशेषता गर्मी में खूब गर्मी और ठंडी में खूब ठंडी। तो गर्मी में यहां पर टेंपरेचर 48 डिग्री सेल्सियस, और अगर ठंडी में देखें तो यहां पर टेंपरेचर 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक। यहां पर टेंपरेचर का डिफरेंस कितना हो गया? 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा गर्मी किन क्षेत्रों में पड़ेगी? जहां पर स्थलीय प्रभाव ज्यादा होगा। स्थल क्या करता है? तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या यहां तक हम समझ पाए? क्या हम यहां तक समझ पाए? यहां तो समझ पाएंगे नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। लवासना माई लाइफ कह रहे हैं कि सर ये नोट्स कैसे बनाएं? तो हमने क्लास में लेट आए हो, लवासना लिखने से काम नहीं चलेगा, क्लास में समय से आना होगा, नहीं तो बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे। लवासना लिखकर आईडी बनाए थे, है ना? बताया था, स्टार्टिंग बताया था कैसे करना है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आप देखो तेजी से हम बढ़ रहे हैं। इसी चीज को मैंने उस मेन ज्योग्राफी की जो क्लास थी उसमें कितने डिटेल में बताया था। 21 जून से पुनः सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर आएंगी और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंच जाएंगी। मैंने अभी आपको बताया। कर्क रेखा पर स्थित जो जिलों की संख्या है वह 35 बताई जाती है। गुजरात में 6 जिले, राजस्थान में 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना, 2 जिलों का नाम। मध्य प्रदेश में 14 जिले, सर्वाधिक जिले। छत्तीसगढ़ में 3, झारखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 4, त्रिपुरा में 1, और त्रिपुरा में कौन सा? दक्षिणी त्रिपुरा। मिजोरम के 3 जिले। कर्क रेखा से यहां से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे कम जो लंबाई है वह किसमें है? राजस्थान में। कर्क रेखा 8 राज्यों से, इनमें से 3 राज्यों कौन कौन से? राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की जो राजधानियां हैं वह कर्क रेखा के उत्तर में। देख लेते हैं भैया, यहां पर जयपुर राजधानी शहर है क्या? अच्छा,
उसके बाद आ जाइए त्रिपुरा। तो यहां पर देख लीजिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला, देखिए वो भी क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में है। फिर मिजोरम, और मिजोरम की जो राजधानी आइजोल, वो भी देख लीजिए कहां पर है, कर्क रेखा के उत्तर में। बाकी जितने राज्य हैं, गुजरात, गुजरात से होकर गुजर रही है, देख लीजिए दक्षिण की ओर राजधानी, दक्षिण की ओर राजधानी, दक्षिण की ओर राजधानी, दक्षिण की ओर राजधानी, दक्षिण की ओर। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर सर्वाधिक दूर राजधानी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसमें से किस देश की राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है, तो आप देख सकते हैं जयपुर ऐसा राज्य है जिसकी कर्क रेखा से दूरी सर्वाधिक है। किन राज्यों में हम कंपेयर कर रहे हैं, जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। सर्वाधिक जो निकट है वो रांची है, देख लीजिए रांची आप देखेंगे तो कर्क रेखा के पास ही समीप स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में, भारतीय मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है, यहां से। अब यहां पर अगर आप छत्तीसगढ़ में आएंगे तो यह वाला जो भाग है यहां पर ऐसे इसको ऐसे खींचती, तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया। ये कहां से गुजर रही है, ये छत्तीसगढ़ से। तो यही लिखा है देखो, कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से, और यह जो भारतीय मानक समय रेखा है ये दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में, तो आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से ही गुजर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा से के दक्षिण के भागों पर सागरी प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है, स्वाभाविक है। यहां पर देख सकते हैं हमारा यह क्षेत्र है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के तीन तरफ क्या है, जल वाला क्षेत्र है। तो जब तीन तरफ जल वाला क्षेत्र है तो यहां पर सागरी प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। कर्क रेखा से दक्षिण की ओर भागों पर हमें सागरी प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, जबकि उत्तरी भाग पर महाद्वीपीय प्रभाव। महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब होता है स्थलीय प्रभाव। तो देखिए जहां पर जल है वहां पर जल का प्रभाव, जहां पर स्थल है स्थल का प्रभाव। स्थल का प्रभाव क्या होता है, गर्मी में खूब गर्मी, ठंडी में खूब ठंडी। जल का प्रभाव क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा नहीं होता, गर्मी में भी उसका टेम्परेचर लगभग वैसा ही, ठंडी में वैसा ही। क्यों, क्योंकि जो जल होता है वो ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। दरअसल क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा जल की क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रश्न आएगा ये क्या है, इसको मैं बहुत डीप में बता चुका हूं, उस क्लास को देख लीजिएगा। बस ये समझिए जल जो है कि आसानी से, मतलब आसान शब्दों में समझ लीजिए, 1 केजी का आप क्या कीजिए, कोई स्थलीय भाग लीजिए और 1 लीटर पानी का कोई भाग लीजिए। दोनों का टेम्परेचर अगर मान लो सेम है, लेकिन आप दोनों के टेम्परेचर में 1 डिग्री, एक डिग्री सेल्सियस का आप वृद्धि करना चाहते हो, तो इसके लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो मान लो यह स्थल वाला भाग है, आप ये अगर इसको हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर, इन दोनों का ही टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, और आप चाहते हो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, अर्थात 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, तो देखना स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा। इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की वृद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी, जबकि जो लिक्विड है वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आसानी से नहीं बढ़ेगा। स्थल की तुलना में जल को क्या चाहिए होता है, लगभग 2.5 गुना अधिक एनर्जी चाहिए होती है, 2.5 गुना अधिक एनर्जी मिलेगी, तब जो है कि वह क्या होगा, गर्म होगा उतना। ठीक है, तो इसी के कारण जो स्थलीय भाग है, क्योंकि उसको विशिष्ट ऊष्मा कम चाहिए होती है, तो वह थोड़े से हीट पर ज्यादा गर्म हो जाता है। क्योंकि लिक्विड की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ज्यादा है, स्थल से 2.5 गुना ज्यादा है, तो जब उसको ज्यादा हीट मिलेगा तब उतना वो गर्म हो पाएगा। यही कारण है कि स्थलीय भाग क्या होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक औसत और न्यूनतम औसत तापमान कर्क रेखा के उत्तर में। अब देखो जैसा कि हमने कहा यहां पर क्या है, ये स्थलीय प्रभाव है। स्थलीय प्रभाव के कारण गर्मी में खूब गर्मी, तो जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम अपने देश का देखें तो सबसे अधिक जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा वो यहां पर मिलेगा, अरावली के पश्चिम, और न्यूनतम भी क्या होगा, यहीं पर मिलेगा। न्यूनतम कहां पर, आप ये जो हिमालय क्षेत्र है यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, कर्क रेखा के उत्तर में ही भारत का औसत तापमान अधिक और न्यूनतम दोनों ही कर्क रेखा के उत्तर में क्यों पाए जाते हैं, स्थलीय प्रभाव। दक्षिण में क्यों नहीं, क्योंकि दक्षिण में जलीय क्षेत्र है और वहां का टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन कम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक हम लोग समझ पाए, क्या यहां तक हम लोग समझ पाए, प्लीज मुझे बता दी, क्या यहां तक समझ पाए। क्या हम यहां तक समझ पाए, क्लियर। पॉलिटी की क्लास कल वाली देखी थी, पॉलिटी वाली क्लास कल देखी थी आप लोगों ने, पॉलिटी की कल क्लास देखी थी, नहीं देखी तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और देखी तो आज फिर से, अभी तक अगर आपने नहीं देखा कल की पॉलिटी वाली क्लास बहुत अल्टीमेट क्लास हुई है, देख लीजिएगा। जिस तरह से आपकी ज्योग्राफी पर पकड़ मजबूत हमने करवाया है, ऐसे ही हम पॉलिटी पर आपकी पकड़ मजबूत करवा रहे हैं। ठीक, और आज भी उसकी अगली क्लास होगी 5:30 पर,
5:30 पर अगली क्लास होगी, उसकी सेकेंड पार्ट आएगा। बहुत एक लोग लिख रहे हैं बहुत भीड़ थी क्लास में। अच्छा, ऐसे कह रहे थे जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही थी, टकरा रहा था कोई। भीड़ थी तो क्या हुआ, अच्छी बात नहीं है, अधिक से अधिक लोग पढ़े, अच्छी बात है। माही खान कोई बात नहीं है, माही खान कोई बात नहीं, हम लोग, आप लोग बस पढ़ते रहिए। कोई लोग लिख रहे हैं सर रिजल्ट मित्रा 1 लाख का परिवार होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब आप लोगों का प्यार है। चलो आज इतना ही रोकते हैं बच्चों, आप आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ काम है और इसके आगे की जर्नी हम तेजी से कवर करेंगे। ये छोटी सी क्लास हम रखते हैं, इसके आगे देखो यहाँ पर हम समझाने का काम कम कर रहे हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मुझे जज मत करना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो डिटेल कोर्स हुआ है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार तरीके से क्लासेस हुई हैं। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच इसलिए सिर्फ हमने बनाया है ताकि आपको जो आपकी तैयारी है उसको एक बेहतर दिशा मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।